हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, टारगेट बैच में कल आपकी क्लास आ नहीं पाई थी, तो आज से हम पुनः क्लास को सुचारू करते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चंद्रकाल, हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि चंद्रकाल का जो प्रशासन है बहुत बड़ा है, 3-4 यदि हम क्लास देखेंगे तो 3-4 क्लासों में पहुंच जाएगा। लेकिन देखो, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल हम वही चर्चा करेंगे। जैसे चंद्रकालीन कर व्यवस्था है, वहां से लगातार सवाल बनते हैं, और जो भी चीजें होंगी, जो जो सवाल बनते हैं, वो मैं आपको सारे फैक्ट लिखाऊंगा उसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, चंद्रकाल में हम पहुंचे थे कहाँ तक का? हमने देखा था दीपचंद तक का, है ना। दीपचंद कैसे, उसको जो शिवदत्त जोशी है उसका संरक्षक था, फिर जो सत्ता की बागडोर पूर्ण था शिवदत्त जोशी के हाथों में चले गई, और शिवदत्त जोशी को पक्षी बनाया गया। और साथ ही हर्षदेव जोशी भी उस काल में, उसका भी उत्थान हो जाता है, यानी कि जो पूरी सत्ता है, वो पूरी बागडोर है, वो जोशियों के हाथों में है। पहले फरत्याल और मेहरा के हाथ में रहती थी, अब किसके? जोशियों के हाथ में। तो इसी चीज से फरत्याल और मेहरा क्या हो गए? रुष्ट हो गए, यानी कि गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और उसके पश्चात उन्होंने षड्यंत्र करके शिवदत्त जोशी को मार दिया। जैसे ही शिवदत्त जोशी को मारा, तो सत्ता किसके पास चली जाती है? मतलब शासक तो दीपचंद ही रहता है, लेकिन जो वास्तविक सत्ता यानी कि बख्शी किसको बनाया जाता है? कौन है? हर्षदेव जोशी। ठीक है, हर्षदेव जोशी को बख्शी बनाए जाने के बाद जो मोहनचंद है, दीपचंद का भाई मोहनचंद, दीपचंद को सत्ता से अपदस्थ कर देता है, यानी कि पद से हटा देता है, राजा से हटा के स्वयं राजा बनता है, और हर्षदेव जोशी को बंदी बनाता है। लेकिन हर्षदेव जोशी किसी न किसी तरह से भागकर वहां से चला जाता है। देखो, वहां से भागा, अब हर्षदेव जोशी के मन में क्या चल रहा है कि उसने सत्ता में फिर से आना है। ठीक है, उसकी मर्जी का कोई शासक होना चाहिए, क्योंकि मोहनचंद उसकी नहीं सुनेगा। तो अब हर्ष जोशी जो प्लान करता है, हर्षदेव जोशी, वो गढ़वाल में ललित शाह के पास जाएगा, इसके साथ भी मिलेगा। ठीक है, फिर कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह को बैठाएगा। यही चीजें, अब जो कुमाऊं का किंग मेकर हर्षदेव जोशी, मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाया था, यही सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं देखो क्लास को। अब है मोहनचंद, 58वां शासक है मोहनचंद। ठीक है, देखो, एक बच्चे का कमेंट आया था कि रतन चंद का टाइम पीरियड जो है वो 50 से 88 तक है, 1450 से 88 तक। अलग अलग किताब में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो टाइम पीरियड है इसको आप लोग ज्यादा सीरियसली ना लें। जो कुछ प्रमुख शासक हैं, जैसे रुद्रचंद है यहाँ का, या फिर लक्ष्मी चंद है, जो मुगलों के समकालीन रहे हैं, जो जो मैंने आपको मुगलों के समकालीन लिखाए हैं, उनका याद करना आपके लिए जरूरी है, बाकी इतना आवश्यक नहीं है। ठीक, क्रम आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, बस हो गया। ठीक है, देखो मोहनचंद, इसका जो 1777 से 1789 तक का, 1777 से 1789, 79 तक। ठीक है, 79, 80 से पहले 79 आता है, तो 1777 से 1779 तक इसका काल, ध्यान रखिएगा। इसके काल में जो सबसे पहली घटना होती है, वो है बगवाली पोखर का युद्ध। ठीक है, क्या होती है? बगवाली पोखर का युद्ध। बगवाली पोखर का युद्ध कब होता है? 1779 में। ठीक है, 1779 में युद्ध होता है मोहनचंद और ललित शाह के मध्य। किस किस के मध्य होता है? मोहनचंद प्लस ललित शाह। इसमें जीतता कौन है? विजयी कौन होता है? ललित शाह। ये सब हर्षदेव जोशी के ही कारनामे हैं। ठीक है, मोहनचंद के अगेंस्ट उसने ललित शाह को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, वहां की सारी परिस्थितियों से अवगत कराया, क्योंकि हर्षदेव जोशी, देखो, कितने साल यहाँ पर रहा है, लगभग 30 साल से वहां रह रहा है। उसको कुमाऊं की एक एक चीज पता होगी, चंद्रकालीन एक एक चीज पता होगी, कितनी सेना है, क्या है, कौन उसकी ताकत है, क्या उसकी कमजोरी है। ये सब चीजें उसने एक पत्र में लिख के किसको भेजी? ललित शाह को भेजी। भाई ऐसा ऐसा है, इतनी यहाँ पर कमियां हैं इनकी, जिनको आप लोग टारगेट कर सकते हैं, एक ही इनकी मजबूती है, उसको आप लोग हरा दो तो ये हार जाएंगे। इस तरह से सारी चीजें लिख के किसको बता दी? ललित शाह को बता दी। ठीक है, ललित शाह उसके पश्चात आक्रमण करने आया, जिनका युद्ध होता है बगवाली पोखर में। एक युद्ध होता है 1779 में, जिसमें ललित शाह विजयी हो जाता है। ठीक है, यानी कि मोहनचंद को हरा दिया। अब मोहनचंद बाहर, इसलिए देखो, ये जो राज बताए इसने सारे, इन राज बताने के लिए ही हर्षदेव जोशी को क्या बुलाता है? कुमाऊं का विभीषण। हर्षदेव जोशी क्या कहलाता है? कुमाऊं का विभीषण। कुमाऊं का विभीषण कौन है? हर्षदेव जोशी।
हर्षदेव जोशी, ठीक है, यानी कि हरकदेव जोशी भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, आमंत्रित किसने किया था इसको, ललित शाह को, हर्षदेव जोशी ने, ठीक है। जब हर्षदेव जोशी जीत गया, यानी कि ललित शाह जीत गया, तो उसने 59वां शासक यहाँ पर अपने पुत्र यानी कि प्रद्युम्न शाह को नियुक्त किया, ठीक है, प्रद्युम्न शाह को नियुक्त किया, जो कि प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रद्युम्न चंद, क्योंकि चंद काल चला तो प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है। ये बना था देखो 1779 से 1786, इस अवधि में यहाँ का शासक बना था। लेकिन 1786 में जैसे ही फिर गढ़वाल में स्थिति डामाडोल हुई, यहाँ पर जो आपसी जो घरेलू संघर्ष है वो शुरू हो गया, तो प्रद्युम्न शाह फिर वापस कहाँ आ गया, गढ़वाल में आ गया। लेकिन 1786 तक प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं पर प्रद्युम्न चंद के नाम से शासन किया था, ठीक है। ये देखो, हर्षदेव की सलाह पर राजा नियुक्त हुआ, हर्षदेव की सलाह पर राजा नियुक्त हुआ। ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। कुमाऊं तथा गढ़वाल में दोनों में शासन करने वाला एकमात्र, कुमाऊं तथा गढ़वाल, यानी कि चंद तथा पंवार, ठीक है, नीचे से आप लोग लीजिए, चंद तथा पंवार में शासन करने वाला एकमात्र शासक। देखो, आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि जीतने के बाद शासक तो रहता ही है वहां, लेकिन जीतने के बावजूद गढ़वाल ने कुमाऊं को हराया, लेकिन जीतने के बावजूद भी जो कुमाऊं क्या था, स्वतंत्र था, उसको अपने अधीन नहीं लिया गढ़वाल के शासक ने, यानी कि वहां पर एक अलग से राजा नियुक्त किया, गढ़वाल का राजा अलग था। वरना होता क्या है, जो जिस क्षेत्र को विजिट करता है वहां पर वो स्वयं अपने किसी प्रधानमंत्री या फिर किसी सेनापति या फिर वहां पर किसी को नियुक्त करके, अपने किसी सामंत को नियुक्त करके, ठीक है, शासन करता है। लेकिन यहाँ पर कुमाऊं स्वतंत्र ही है अभी तक, उसका स्वतंत्र कुमाऊं का शासक किसको बनाया है, ये बनाया है प्रद्युम्न चंद को, ठीक है। तो इसलिए कुमाऊं तथा गढ़वाल में शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन हो जाएगा, प्रद्युम्न चंद, ठीक है। 1786 में जैसे ही प्रद्युम्न चंद वापस गढ़वाल आया, गढ़वाल में शासन करने के लिए, तो प्रद्युम्न चंद के स्थान पर हर्षदेव जोशी उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा, ठीक है। 1786 में हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न चंद के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि वो आ गया गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल आ गया तो वहां पर कुमाऊं में शासन कौन करने लगा, हर्षदेव जोशी। लेकिन हर्षदेव जोशी को ये जरूर आभास था कि कहीं ना कहीं यदि वो शासन में रहता है तो उसके पास ऐसे उत्तराधिकारी नहीं है जो बाद में शासन कर सके, ठीक है। तो हर्षदेव के पास ऐसे उत्तराधिकारी नहीं थे, इसलिए वो किसी न किसी अन्य को शासक बनाने की फिराक में था। लेकिन मोहनचंद को पता चला कि अब हर्षदेव जोशी क्या अकेला है, तो उसने पुनः आक्रमण करके हर्षदेव जोशी को हरा दिया, ठीक है। अगला शासक फिर से कौन बना, मोहनचंद, ठीक है, 60वां, फिर से कौन है, देखो मोहनचंद, ठीक है, जो कि 60वां शासक का, ध्यान रखिएगा। ये बना था 1786 से 88 के बीच में, ठीक है। हर्षदेव जोशी को हराकर इसने कुमाऊं पर कब्जा किया, तो कुमाऊं पर 2 बार शासन करने वाला शासक, एकमात्र शासक है जिसने कुमाऊं पर 2 बार शासन किया था। पहले हमने यहाँ पर देखा 58 में, फिर 60वें के रूप में, फिर ये हराकर वापस आया, ठीक है। इसी दौरान हर्षदेव जोशी को इसने हरा के बाहर कर दिया, लेकिन हर्षदेव जोशी बैठने वाला नहीं था। उसने क्या किया, साइड में रहकर, यानी कि तराई क्षेत्र में वो आ गया और वहां पर रहकर उसने अपनी एक अच्छी सेना एकत्रित की, मजबूत सेना बनाई, और सेना बनाने के साथ ही उसने सीधा किस पर आक्रमण कर दिया, मोहनचंद। 2 साल बाहर रहा, अपनी मजबूत सेना बनाई, ठीक है, क्योंकि देखो कूटनीति उसके अंदर थी,
बड़ा कूटनीतिज्ञ था, तो उसने अन्य राज्यों से मित्रता कर ली, जो आसपास के छोटे राज्य थे उनसे मित्रता करी और अपनी एक मजबूत सेना बनाई। अब गढ़वाल का राजा तो उसको सहायता कर नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपना राज्य ही देखना था। यहाँ पर प्रद्युम्न चंद्र ने, उसके भाई जो थे वो भी उसके साथ संघर्ष कर रहे थे सत्ता के लिए, तो प्रद्युम्न शाह अपना शासन देख रहा था गढ़वाल पर, तो उसने आने से तो साफ मना कर दिया। लेकिन हर्षदेव जोशी जो अन्य स्थानीय राजा थे उनसे मिला, उनसे सेना एकत्रित करके एक मजबूत सेना बनाई और पुनः मोहनचंद को हरा दिया। ठीक, तो देखो इस दौरान इनका 1786 में हुआ था पालीगांव का युद्ध। 1786 में हर्षदेव जोशी के साथ पालीगांव का युद्ध। पालीगांव का युद्ध, ठीक है। इसको कौन जीता? हर्षदेव जोशी इसको जीत गए, यानी कि मोहनचंद इसमें अब परास्त हो गया पूर्णतः। अब मोहनचंद परास्त हो गया तो हर्षदेव जोशी पुनः कुमाऊं पर आ बैठा। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने इसके पश्चात शासक किसको बनाया? 61वां, ये बनाया शिवचंद को। ठीक है, 61वां शासक कौन बना? शिवचंद, जो कि मात्र 1788 में ही शासक बना था। उसके बाद ये हट गया था। ये क्या था? नाम मात्र का शासक था। ठीक है, नाम मात्र का ही शासक था। नाम मात्र का शासक था। ठीक है, फिर आया देखो महेंद्र चंद, 62वां, यानी कि अंतिम शासक। फाइनली आप लोग देखो शासकों से बाहर आ गए हैं, थोड़ा बहुत राहत की सांस ले लीजिए। ठीक है, मोहनचंद, महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद है 62वां शासक। कौन है? महेंद्र चंद, जो कि 1788 से लेकर 90 के बीच में शासक रहा। तो इसकी हर्षदेव जोशी के साथ नहीं बनती थी। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के शासक को बोला आप आकर यहाँ पर शासन करिए, तो गढ़वाल के शासक ने इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो अपना आंतरिक जो संघर्ष है उससे जूझ रहा था। फिर हर्षदेव जोशी कहाँ गया? पूर्व की ओर नेपाल में गया। नेपाल के तत्कालीन शासक था रण बहादुर शाह। उसने रण बहादुर को बोला भाई चंदों की स्थिति बहुत खराब है, आप आइए चंदों पर कब्जा करिए और यहाँ पर शासन करिए। ठीक है, वो सीधा कहाँ चला गया? नेपाल। और नेपाल से रण बहादुर शाह को आमंत्रित करके नेपाली यानी कि गोरखाओं को बुलाकर कुमाऊं में ले आया। ठीक है, देखिए हर्षदेव जोशी ये कुमाऊं का अंतिम शासक था, अंतिम शासक, चंदों का अंतिम शासक है। ठीक है, इसी दौरान क्या किया हर्षदेव जोशी? 1790 में नेपाल की सेना ने आक्रमण किया। ठीक है, नेपाल की सेना द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण, कुमाऊं पर आक्रमण। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया हर्षदेव जोशी की सहायता से। एक बार प्रश्न बना था निम्न में से किसकी सहायता से नेपाल की सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था? तो किसकी सहायता से किया है? हर्षदेव जोशी की सहायता से। ठीक है, हर्षदेव जोशी है जिसने सारे राज बताए, सारी कमजोरियां बताई, सारी जो जो उनकी मजबूत पक्ष था वो बताया। तो हर्षदेव जोशी की सहायता से ही नेपाल ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके अब देखो यहाँ पर होता है हवालबाग का युद्ध। हवालबाग का युद्ध कब होता है? 1790 में हवालबाग का युद्ध होता है। महेंद्र चंद और नेपाली सेना की बनते। ठीक है, महेंद्र चंद और नेपाली सेना के मध्य होता है। इसमें जो जो शामिल होते हैं देखो, नेपाली सेना में जो मुख्य लोग हैं, नेपाली सेना यानी कि गोरखा सेना, इसमें जो मुख्य लोग हैं उसमें सेनापति में कौन कौन रहते? देखो चौतरिया बहादुर शाह, चौतरिया बहादुर शाह। ठीक है, अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा। ठीक है, और साथ ही काजी जगजीत पांडे, काजी जगजीत पांडे। साथ ही दूसरी तरफ कौन होता है? महेंद्र चंद। अब जिस राजा के सारे राज चले गए हों कि उसके पास कमजोरी क्या है, उसकी खूबी क्या है, सब चीज अगर पता हो इनको, तो इन्होंने तो आगे सीधा उसकी कमजोरी पकड़नी है और कुछ ने उसकी अच्छाई पकड़नी है, यानी कि बुरी मौत उसको हराना है। तो 1790 में
महेंद्र चंद हार गया। ठीक है, 1790 में महेंद्र चंद हार गया। इसमें किसकी, महेंद्र चंद की हार हुई। इसके साथ ही कुमाऊं पर गोरखा शासन शुरू हो गया। ठीक है, कुमाऊं पर गोरखा शासन क्या हो गया, शुरू हो गया। तो सारे फैक्ट देखो किस तरह से यहाँ पर शासक बन रहे हैं। महेंद्र चंद आया, बगवाली पोखर का युद्ध होता है, ललित शाह उसमें जीतता है। किसकी सहायता से जीतता है, हर्षदेव जोशी। फिर आया प्रद्युम्न शाह, तो हर्षदेव जोशी की सहायता से ही ये शासक बनता है, जो कि प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पे बैठता है। प्रद्युम्न शाह और प्रद्युम्न चंद, प्रद्युम्न शाह ये गढ़वाल के शासक के रूप में आता है और प्रद्युम्न चंद कुमाऊं के शासक के रूप में, यानी कि दोनों जगह इसने शासन किया था। लेकिन 1786 में जैसे ही वापस गढ़वाल आया, ललित शाह की मृत्यु हो गई, वहां पर सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। ठीक है, तो प्रद्युम्न चंद प्रद्युम्न शाह के नाम से गढ़वाल की गद्दी पर बैठ गया। तभी मोहन चंद को लगा कि अब कुमाऊं पर पुनः अधिकार किया जा सकता, आक्रमण किया जा सकता, तो उसने आक्रमण कर दिया, हर्षदेव जोशी को हरा दिया। लेकिन हर्षदेव जोशी बैठने वाला नहीं था। उसने अन्य जो स्थानीय शासक थे छोटे मोटे, ठीक है, मांडलिक राजा थे, उनसे सेना एकत्रित की और पुनः जो मोहन चंद है उस पर चढ़ाई कर दी और मोहन चंद को हरा दिया। ठीक है, पालीगांव का युद्ध हुआ जिसमें मोहन चंद को हरा दिया। उसके पश्चात हर्षदेव जोशी ने, क्योंकि उसे पता था उसके पास एक अच्छा उत्तराधिकारी नहीं है, यदि वो शासन के पश्चात उसके पीछे संभालने वाला कोई नहीं है, उसने क्या किया, शिवचंद को शासक बनाया। ठीक है, शिवचंद को शासक बनाया, जो कि नाम मात्र का था, कुछ उसने किया नहीं। फिर आता देखो महेंद्र चंद, जो कि अंतिम शासक था, हर्षदेव जोशी के साथ अच्छी नहीं बनी, तो हर्षदेव जोशी नेपाल गए, वहां से गोरखाओं को बुला लाया, भाई आ जाओ, यहाँ पर अभी खाली है, आक्रमण करो, जीतो। ठीक है, देखो अगर हर्षदेव जोशी नहीं होता तो कुमाऊं गढ़वाल में गोरखा नहीं आते। गोरखाओं को लाने वाला कौन है, हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी के कहने पर ही हवालबाग का युद्ध 1790 में गोरखा कुमाऊं में आ जाते हैं। अब हर्षदेव जोशी गोरखाओं के साथ भी नहीं बनी, तो फिर गढ़वाल, उसे गढ़वाल की नीतियां भी सारी पता थी। तो जो गोरखा हैं उनको गढ़वाल लाने का काम भी किसने किया था, हर्षदेव जोशी ने। ठीक है, तो यानी कि हर्षदेव जोशी क्या है, यहाँ का एकमात्र खलनायक बोल सकते हैं, है ना। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो चंदों का प्रशासन है तो बहुत बड़ा, 2 से 3 क्लास आपको लगभग इसकी हो सकती है, लेकिन हम उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चीजें मेंस के लायक हैं, लेकिन जो वनडे एग्जाम है यहाँ पर बहुत कम सवाल ही आते हैं। ठीक है, तो हम उसी दृष्टि से पढ़ेंगे, जितने महत्वपूर्ण चीजें हम सारी चीजें इसमें देखेंगे, जो पहले प्रश्न बने हुए हैं। और जो चंदों का कर है वहां से जरूर सवाल बनते हैं, कर नीति से कर कौन कौन से लगाए जाते हैं, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं श्रेष्ठ कौन था, यहाँ पर सबसे बड़ा राजा हो जाएगा। ठीक है, राजा क्या था, सर्वोच्च था। हर शासन में राजा ही सर्वोच्च होता है। संपूर्ण भूमि राजा के अंडर में आती थी। राजा ही किसी सैनिक को रौत या फिर जो मंदिर है उन्हें गूढ़ भूमि या फिर विष्णु प्रीति, ये सब काम किसका था, राजा का। ठीक है, यानी कि भूमि दान करना राजा का काम था, सैनिकों को भूमि उपहार में देना राजा का काम था, सारी भूमि उसके अंडर में आती थी, सेना राजा के अंडर में रहती थी। ठीक है, तो सर्वोच्च क्या था, यहाँ पर राजा था। इसके अलावा देखो उसके पश्चात जो सेनापति होता था सेना का, उसको बख्शी कहते थे। ठीक है, सेनापति क्या था, बख्शी। कुछ कुछ चीजें तो हम पहले देख भी चुके हैं, उसका प्रमुख सेनापति कौन था, न्योवाली बिस्टल न्याय कचहरियां, ठीक है, पौड़ी 15 विश्वा क्या था, ये सब चीजें। अभी छोड़े 6 ओडियां जो उसने नियुक्त किया था रुद्रचंद ने, पौड़ी 15 विश्वा उसको बांटा था जनता को। ठीक है, बाकी देखो 4 आल थे, पंच डिबिया ब्राह्मण, 6 डिबिया, 6 जो 6 घरिया ब्राह्मण थे, ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है। 4 आल में आपको लिखा चुका हूँ, 4 आल में कौन कौन आते थे, मेहरा और फरत्याल दर का प्रभुत्व था। सोमचंद ने सबसे पहले वहां पर जो पंचायती राज है उसकी व्यवस्था रखी थी। भू बंदोबस्त सबसे पहले रतन चंद ने कराया था। तो ये सब चीजें हम पहले कवर कर चुके हैं, यहाँ पर उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पंचायती राज मौजूद था जो कि मेहरा फरत्यालों की उससे होता था। ठीक है, महत्वपूर्ण जो था वो हम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पर वो चीजें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो जो बहुत ज्यादा जरूरी लगता है लिखना ही लिखना है तो उसको हम देखेंगे। ठीक है,
चंद राज्य देखो दो भागों में विभक्त था, राज्य दो भागों में होता था, ठीक है। दो भाग कौन कौन से होते थे, एक था इसमें राजा के अधीन, दूसरा था सामंत के अधीन। दो भाग यानी कि मंडलों में, ठीक है, इसको मंडलों में विभक्त था, लिख लो और भी मंडलों में, ठीक है, राज्य मंडलों में विभक्त था। मंडल दो प्रकार के होते, ठीक है, इस तरह से इसको लिखना, राज्य मंडलों में विभक्त था। मंडल दो प्रकार के होते, एक होते थे राजा के अधीन, राजा के अधीन, ठीक है, जो सीधा राजा के नियंत्रण में होते थे, राजा ही वहां पर सारी चीजें संभालता। दूसरे होते थे सामंत के अधीन, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि भारतीय चंद ने जब कब्जा किया, जो डोटी राज्य वहां को जीता, तो वहां पर अपने सामंत डुंगरा बसेड़ा को नियुक्त किया था, ठीक है। तो सामंत के अधीन वो मंडल उनका हिस्सा हो गया राज्य का, लेकिन किसके अधीन है, सामंतों के अधीन। वहां पर सामंत नियुक्त किया जो राजा को वार्षिक कर देगा, अधीन इसी के रहेगा लेकिन वार्षिक कर वो देगा, ठीक है, वसूल करके। तो जो राजा के अधीन थे, ये राजा यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन करता था, और जो सामंत थे ये राजा के अधीन रहते, लेकिन ये राजा को क्या देते, वार्षिक कर राजा को देते थे, ठीक है, वार्षिक कर देते थे, किसको, राजा को वार्षिक कर देते थे, ठीक है। जो सामंत थे वो राजा को वार्षिक कर देते थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चंद राज्य क्या था, मंडलों में विभक्त था, एक राजा के अधीन थे, दूसरे सामंत के अधीन थे। जो सामंत थे वो राजा को वार्षिक कर देते थे। भूमि का वास्तविक स्वामी कौन था, राजा था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा चाराल वर्ग था, चाराल वर्ग में आपको पहले लिखा चुका हूं, जहां पर हमने सोमचंद में ही लिख लिया था, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन में यदि आप देखते हैं, ग्रामीण प्रशासन में प्रधानों द्वारा चलाया जाता, ठीक है, प्रधान जी, प्रधानों द्वारा चलाया जाता था। जो कर वसूली का कार्य करता था, ठीक है। तो जो ग्रामीण प्रशासन है वो प्रधानों के माध्यम से, प्रधान नहीं है, प्रधान है, ठीक है, प्रधान, प्रधान के माध्यम से चलाया जाता था, जो संबंधित क्षेत्र में किसी एक विशेष गांव के लिए या फिर दो तीन गांवों को मिलाकर एक प्रधान नियुक्त किया जाता, जो वहां पर कर का संग्रह करेगा और किसको पहुंचाएगा, राजा को पहुंचाएगा। उसके पश्चात प्रधान के नीचे कौन होते, देखो, प्रधान के नीचे कौन कौन आते थे, इसमें आते, देखो, कोटाल या प्रहरी, कोटाल या प्रहरी, ठीक है, कोटाल या प्रहरी, जो कि प्रधानों की सहायता कर देते, ठीक है। कोटाल क्या होते हैं, लिपिक टाइप के, ठीक है, जो लेखा का कार्य करते थे प्रधानों के नीचे, मतलब कहाँ से कितना कलेक्ट हो रहा है उसको सब अंकित करना कोटालों का काम था। प्रहरी क्या थे, गांव के चौकीदार के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। तो प्रधान के नीचे क्या हो गए, कोटाल या प्रहरी। तो ग्रामीण प्रशासन देखो प्रधानों द्वारा चलाया जाता था, जो कर वसूली का कार्य करते थे। तो पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि चंद काल में प्रधानों की नियुक्ति क्यों की जाती थी, किस कार्य के लिए की जाती थी, कर वसूली के लिए, न कि शासन के लिए। मतलब ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत उनका काम केवल कर वसूली का होता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण प्रशासन में प्रधानों को कर वसूली के लिए नियुक्त किया जाता, उनके नीचे कोटाल और प्रहरी होते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है, जो चौकीदार का काम करता था, ठीक है। इसके अलावा देखो गुप्तचर व्यवस्था भी थी, साथ ही न्याय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, ठीक है, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इसके अलावा जो फांसी की सजा होती थी वो देशद्रोही को, उपद्रवी को और राज विरोधी जो कृत्य करते थे उनको फांसी की सजा दी जाती थी। और फांसी की सजा देने का काम किसका होता था, राजा का, ठीक है। फांसी की सजा कौन देता था, राजा देता था। इसके अलावा हमने देखा था न्यो वाली कचहरी और बिस्टाली कचहरियां भी वहां पर स्थापित थी, जो कि लक्ष्मी चंद ने स्थापित की थी। न्यो वाली कचहरियां किसके लिए थी, समस्त जनता के लिए, जबकि बिस्टाली कचहरियां किसके लिए थी, जो सैन्य मामलों से संबंधित
वाद होंगे, तो उनके लिए कौन थी? विष्टाली कचरियां। तो वो लिखने की यहाँ पर आवश्यकता अब है नहीं, क्योंकि हमने लक्ष्मी चंद्र बोस को पढ़ लिया है, ठीक है। जो फांसी का काम देने का काम किसका होता था? राजा का। फांसी कौन दे सकता था? राजा, ठीक है। फांसी कौन दे सकता? राजा देता था। और देगा किसको? जो गंभीर अपराध करेंगे, राजद्रोह करेगा या फिर देशद्रोह करेगा, ठीक है, उनको फांसी की सजा दी जाएगी। हर किसी को नहीं दी जाती फांसी की सजा। फांसी कहां पर दी जाती? ऊंचे पहाड़ में। फांसी ऊंचे पहाड़ में दी जाती थी, ठीक है। जिसे क्या बोलते थे? देखो, फांसी के स्थान को क्या बोलते? सूली का डांडा। सूली का डांडा, ठीक है। सूली का डांडा इसको बोलते फांसी को। यहाँ पर फांसी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? सूली का डांडा, ठीक है। जो दंडाधिकारी था उसको दंडे कहा जाता, और तत्कालीन जो सबसे बड़ा कारागार था वो कहाँ था? ये था सीराकोट में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कुछ प्रमुख शब्दावली हैं उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जो प्रमुख शब्दावली हैं वो कभी कभी पूछी जाती हैं, जिसमें हाथवान, हाथवान थे जमीन के मालिक। हाथवान यानी कि एक हिसाब से आप जमींदार के रूप में इसको समझ सकते हैं, जिसके अंडर में जमीन आती थी। क्योंकि जमीन का वास्तविक स्वामी कौन है? राजा है। राजा जिसको जमीन देगा कमाने के लिए वो हो गया हाथवान, ठीक है। जिसके अंडर में थोड़ा जमीन आएगी, हाथवान हो गया। हाथवान हो गया जमीन का मालिक। अब इसमें जो कृषि करते थे, ठीक है, जो वास्तविक कृषक थे उन्हें बोलते हैं खाईकर, ठीक है। खाईकर क्या थे? वास्तविक कृषक थे। वास्तविक कृषक जो खेती करते थे उन्हें खाईकर कहा जाता था, ठीक है। जो वास्तव में खेती करते थे उन्हें खाईकर कहा जाता। और उसके अलावा देखो, सिरतान, लेकिन इन्हें कर भी देना पड़ता। जो खाईकर हैं वो कर किसको दे देते? थातवान को। कर किसको देंगे? थातवान को। क्योंकि भूमि किसके अंडर में है? थातवान के। मेन तो ऊपर राजा के अंडर में हो गई, राजा ने थातवान को दी, ठीक है। थातवान खाईकर और सिरतान इनके माध्यम से उसमें खेती का कार्य करता था। और कृषि दासों को भी उसमें शामिल किया जाता था, जिन्हें कैनी कहा जाता था, ठीक है। देखो, सिरतान कौन हो गए? ये नकद कर देते थे। नकद कर, ये उपज पर कर देते थे, नकद कर देते थे, ठीक है, सिरतान। फिर नीचे आते हैं, कर किसको देंगे? दोनों ही, थातवान को। फिर नीचे आते हैं कृषि दास। कृषि दास ये हो जाएंगे कैनी, यानी कि खेत में काम करने वाले लोग। खेत में काम करने वालों को क्या बोला जाता? कृषि दास, जिन्हें कैनी कहा जाता, ठीक है। खेतों में काम करने के लिए रखा, जैसे माना हल चलाना है तो उसके लिए रख लिया किसी आदमी को 10 दिन के लिए, क्या हो जाएगा? कैनी, ठीक है। खेत में काम करने वाला मतलब जिन्हें खेत में मुख्यतः खेती के लिए ही उन्हें रखा जाता। माना रुपाई करनी है, जिसको रखेंगे कैनी हो जाएगा। या गुड़ाई करनी है या फिर मड़ाई करनी है, जो भी चीजें हैं, जो भी खेती से रिलेटेड काम होगा उसके लिए कृषि दासों की नियुक्ति की जाती, जिन्हें कैनी कहा जाता। देखो, भूमि का वास्तविक स्वामी कौन है? राजा। राजा ने किसी को विष्णु प्रीति दी, गूठ भूमि दी या फिर रौद दिया, वो किसके पास आई? जमीन थातवान के पास, जो अब आंशिक रूप से स्वामी हो गया भूमि का, ठीक है, यानी कि जमीन का मालिक हो गया। उसके पश्चात खाईकर उस जमीन में खेती करते थे, खाने के पश्चात कर, ठीक है, मतलब खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं और कर भी दे रहे हैं, खाईकर हो गई। सिरतान हो गई जो कर नकद रूप में देते थे, कैश किसको देंगे? थातवान को। कृषिदास कौन होते? कैनी, ठीक है, कैनी कृषिदास होते थे। आपको मैंने पहले लिखाया था कि जो रौत भूमि थी, रौत भूमि, यदि नहीं लिखा है तो देख लो, रौत भूमि, इसको सीधा समझ लो, ठीक है। रौत भूमि क्या होती थी? किसी सैनिक को अविश्वसनीय बहादुरी के लिए, मतलब उसने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई किसी युद्ध में, तो उसके लिए, जैसे आज कोई सैनिक बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाता तो परमवीर चक्र मिलता है, क्योंकि सर्वोच्च सेना का सम्मान है। तो चंद काल में इसी तरह जो बहुत अच्छा सैनिक होगा, बहुत ज्यादा बहादुर सैनिक होगा, उसको रौत भूमि दी जाती है, यानी कि राज्य के द्वारा भूमि का कुछ अंश उसे दिया जाता, जिसमें वो भविष्य में कमा खा सकता था, ठीक है। तो बहादुरी के लिए हर किसी सैनिक को नहीं मिलती थी,
जो बहुत बहादुर होते थे उसी सैनिक को मिलती थी। तो रौत भूमि सैनिकों को दी जाती थी बहादुरी के लिए। गूंठ भूमि या फिर विष्णु प्रीति किसको दी जाती थी? ये दी जाती मंदिरों में जो दान की जाती भूमि। ये शब्दावलियां पूछी जाती हैं। गूंठ भूमि या फिर विष्णु प्रीति इसको बोलते हैं, ये मंदिरों में दान की जाती है। ठीक है, सारे पॉइंट आप लिख लो। इसके अलावा देखो, छयोड़े और छयोड़ियां जो घरेलू नौकर होते, मैंने आपको उसमें बता दिया था उसी टाइम पर। ठीक है, चंद काल में जब हम पढ़ रहे थे रुद्रचंद के बारे में, तो रुद्रचंद ने ही नियुक्ति किया था इन्हें। तो छयोड़े छयोड़ियां ये भी क्या थे? घरेलू नौकर, घरेलू दास। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है, चंद काल में घर में काम करने के लिए जो दास नियुक्त की जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता? तो किस नाम से? छयोड़े और छयोड़ियां। और जो खेती के लिए दास नियुक्त होते हैं उन्हें कैनी। दोनों में फर्क है, खेती के लिए अलग दास नियुक्त हो रहे हैं, घरेलू काम के लिए अलग नियुक्त हो रहे हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चंद काल में तो आपने उसको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, केवल इतना ध्यान रखिएगा। देखो, जैसे पौड़ी 15-20 में आपको पहले बता चुका हूं, जो सभी सामान्य जनता के लिए था। राजकुली थे जो राज परिवार के लिए वस्त्र इत्यादि बुनते थे। पौरी क्या थे? जो राज्य के प्रहरी होते थे, राज्य के प्रहरी पौरी। ठीक है, राजकुली क्या थे? जो जो राज परिवार के लिए वस्त्र इत्यादि बुनते थे। चाराल में आपको चार, ठीक है, 4 वर्ग देखने को मिलते हैं। और साथ ही पंचडिबिया ब्राह्मण, 6 घरिया ब्राह्मण, ये सब याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा जाएगा, आज तक सवाल नहीं बना है, तो उसे आप लोग रहने दीजिए। ठीक है, जब आप बड़ी तैयारी करेंगे बाद में, उसके लिए आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चंदकालीन जो प्रशासन है, इतना आपने समझना है इसमें। अब आते हैं चंदकालीन कर व्यवस्था। चंदकालीन कर व्यवस्था। ठीक है, कर व्यवस्था में यदि आप देखते हैं तो प्रमुख कर क्या था? भूमि कर। राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर। ठीक है, राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर था। भूमि कर, देखो, भूमि कर यानी कि जो खेती से कर हो रहा है। इसके अलावा जो अन्य कर थे, उसमें चंद राजा लगातार लड़ाइयों में बिजी रहे थे, हमने पढ़ा था। कभी गढ़वाल में लूट कर रहे हैं, कभी डोटी में अभियान हो रहा है उनका, मतलब हमेशा उनकी कहीं ना कहीं लूट होती रहती थी। तो सबसे ज्यादा उन्होंने गढ़वाल को ही लूटा। हर कोई शासक बना, सबसे पहले उसने आक्रमण गढ़वाल पे ही किया। ठीक है, तो उस लूट से भी उन्हें आय होती थी, तो वो भी उनकी आय का स्रोत था। साथ ही पशुपालन भी आय का स्रोत था। उसके अलावा पशुपालन आय का स्रोत था। ठीक है, साथ ही वन, खनिज संपदा, ये सब भी क्या थे? आय के स्रोत उस काल में रहे थे। लेकिन मुख्य कर जो स्रोत था, मुख्य जो स्रोत था वो था भूमि कर। ठीक है, भूमि कर में ये हम पढ़ चुके हैं कि भूमि का वास्तविक स्वामी राजा था, वही जो भूमि है दे सकता था। ठीक है, थातवानों की नियुक्ति, थातवानों के पश्चात खाय कर, सिरतानों की नियुक्ति। ठीक है, कृषिदास कैनी हो गई। चंद काल में जो कर लिए जाते, अनेक प्रकार के कर होते थे। ठीक है, चंदकालीन करों को 36 रकम 32 कलम कहा जाता है। ये प्रश्न बना हुआ है, आप लोग वीडियो एग्जाम यदि आप देखते हैं 2021 में जो लीक हो गया था पेपर, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि किस काल की कर व्यवस्था को 36 रकम 32 कलम कहा जाता है। तो किस काल की कर व्यवस्था है? चंदकालीन। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक कर लिए जाते हैं। इसके अलावा देखो, एक गल्ला छहाड़ा भी था, गल्ला छहाड़ा। ठीक है, गल्ला छहाड़ा ये भी क्या था? एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का कर, जो उपज का 6वां हिस्सा लिया जाता। ठीक है, एक प्रकार का कर था जो उपज का 6वां हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता। जो कर थे इन्हें 36 भी कहा जाता। ठीक है, 36 रकम 36 भी इन्हें कहा जाता। ये भी आपने ध्यान रखना है, चंद्रकालीन करों को 36 रकम 32 कलम या फिर 36 कहा जाता है। ये प्रश्न पहले बन चुके हैं। ठीक है, गल्ला छहाड़ा क्या था? ये भी एक प्रकार का कर था जो उपज का 6वां हिस्सा लिया जाता।
ठीक है। और भूमि की माप की इकाई, भूमि माप की इकाई, भूमि माप की इकाइयां क्या क्या थी उस काल में? नाली था, ठीक है, नाली था, ज्यूला था, साथ ही देखो अधाली था, और क्या था? मसा। ये भूमि माप की इकाइयां थी, मतलब जिनसे भूमि मापी जाती थी। तो हमने कत्यूरी काल में जब देखा था वहां पर भूमि की माप कैसे होती थी? जितना उसमें अनाज बीज बोया जाएगा उतनी भूमि की माप होती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? भूमि माप की इकाइयां नाली, जूला, अधाली या फिर मसा। तो इनके माध्यम से ही भूमि, जैसे जितना नाली यहाँ पर बीज लगेगा उतनी ही क्या हो जाएगी? भूमि हो जाएगी। देखो चंदकालीन करों में जो प्रमुख है, सबसे पहले जूलिया या फिर झूलिया कर, झूलिया कर, ठीक है। ये किस पर लिया जाता? नदी नालों पर इसको लिया जाता था, ठीक है। नदी, जो नदी पर पुल बने हुए होते थे उनका जो जो उपयोग करेगा, तो पुल का उपयोग करने के लिए कौन सा कर होगा? जूलिया कर या फिर झूलिया कर, ठीक है। एक आता देखो सिरती कर, जो कि नकद रूप में लिया जाता, सिरती कर। हमने पढ़ा भी था ये सिरती कर, ठीक है। बाज बहादुर चंद ने शुरू किया था सिरती कर, ठीक है, नकद रूप में। लेकिन लिया किससे जाता? भोटिया व्यापारियों से, भोटिया व्यापारियों से, ठीक है। नकद रूप में भोटिया व्यापारियों से लिया था। कुछ प्रमुख 8, 10, 15 कर हम देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। बैकर जो था वो अनाज के रूप में लिया जाता, बैकर अनाज के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा कर अनाज के रूप में लिया जाता? इसके अलावा देखो रक्षाबंधन के अवसर पर राखिया कर, राखिया रक्षाबंधन के अवसर पर, ठीक है। मांगा कर था युद्ध के समय, मांगा कर कब था? युद्ध के समय, ठीक है। मांगा कर क्या था? युद्ध के समय था। साहूकर जो था वो लेखक को देय होता था, साहूकर, ठीक है। उसके अलावा रंतगली जो कर है वो मोनाकोट ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। सारे महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो जूलिया या फिर झूलिया कर आपने ध्यान रखना है, सिरती कर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि नकद रूप में लिया जाता भोटिया व्यापारियों से, हमने इसको पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मांगा कर भी हम चंद जो राजा थे उनमें चर्चा कर चुके हैं मांगा कर के संबंध में, ठीक है। इसके अलावा देखो कटक, कटक कर था एक, जो कि सेना के लिए लिया जाता, ठीक है। कटक कर किसके लिए? सेना के लिए लिया जाता था। और जो अन्य महत्वपूर्ण कर है उसमें है श्यूक कर, ये राज्य सेवकों के लिए लिया जाता, ठीक है। राज्य सेवकों के लिए, राज सेवकों के लिए लिया जाता। इसके अलावा देखो कमीनचारी और सयानचारी, किसानों से जो लगान वसूलने वाले सयाने होते थे उनको ये दिया जाता, ठीक है। सीकदार नेगी परगना अधिकारी को दे होता था। तो ये भी इतना महत्वपूर्ण है। गरखा, गरखा नेगी जो गरखा अधिकारी होता उनको कनक, कनक कर एक कनक था। ये था देखो सौका व्यापारियों से, सौका व्यापारियों से कनक्कर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मिझारी कर, मिझारी ये किससे हो गया? कामगारों से, कामगारों से हो गया मिझारी कर, ठीक है। और अगला हो गया मौकर, मौकर क्या था? एक घरेलू कर था, हाउस टैक्स, ठीक है। कुमाऊं में मौ बोलते ना, मौ मतलब घर, तो मौ हो गया घरेलू कर, ठीक है। दूसरा हो गया देखो एक होता था गाय कर, गय कर, जो कि चराई पर लगता था, ठीक है। बुनकरों से लिया जाता व्यापार कर। हाँ, साथ ही देखो न्योवाली जो कि न्याय पाने के लिए, जगर या जागर लगाने वालों के लिए, तो सब आप ध्यान रख के लेंगे। देखो खानों पर कर लिया जाता, जंगलात कर लिया जाता, न्योवाली कर न्याय पाने वालों के लिए, ठीक है।
जगरिया जो जागर लगाते उनसे कर लिया था, और एक था रोल्या देवल्या, रोल्या देवल्या, ये था राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर, पूजा के नाम पर, ठीक है। एक था भाग, जो कि कहां पर होता है, घराटों पर। आज भी कुमाऊं में जहां पर घराट चलते हैं, तो घराट में क्या होता है, पैसे नहीं लिए जाते। जैसे आप जो चक्की होती है वहां पर जाते हैं, जहां पर गेहूं पिसा जाता है, ठीक है, आटे के रूप में, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको पिसाई देनी पड़ती है। जैसे माना 2 किलो 10 किलो गेहूं है, तो आपको 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से उतना उसको पैसा देना पड़ता है पिसाई का, ठीक है, पिसाई का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन यदि आप घराटों में जाते हैं, जहां कुमाऊं में भी घराट जहां जहां है, तो घराटों में भाग देने की प्रथा है अभी भी। मतलब भाग मतलब अपना हिस्सा। जैसे माना 20 किलो का थैला आप लेके जाते हैं, तो उसमें से वो अपना हिस्सा यानी कि 1 किलो के आसपास वो अपने लिए अनाज निकाल लेता है, उसे बोलते हैं भाग। यानी कि अपना भाग वो पिसाई का जो हिस्सा होता है उसको निकाल लेता है। आज भी उसको भाग ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये भाग क्या था, जो घराटों पर कर लिया जाता है। और घी कर था, घी बेचने वालों पर। घी कर किस पर था, घी बेचने वालों पर, ठीक है। और जो अन्य कर है उसमें मैं आपको सारे लिखा ही चुका हूं। तान कर था एक, तान कर, ये किससे लिया था, वस्त्र बुनकरों से, वस्त्र बुनकरों से। कौन सा कर लिया था, तान कर, ठीक है। वस्त्र बुनकरों से कौन सा लिया था, तान कर। एक था व्यापार कर, व्यापार कर, ये भी किससे लिया था, बुनकरों से, ठीक है। व्यापार कर भी किससे लिया था, वस्त्र बुनकरों से या फिर बुनकरों से। तो इतने आपने ध्यान रखने हैं, ये जो अति महत्वपूर्ण। बाकी देखो जो घी कर आएगा या गय कर आएगा, ठीक है, वो तो आप सब ध्यान रख लेंगे। व्यापार कर हमने लिख लिया, ठीक है। खानों पर कर, जंगलात कर, न्यायवाली कर, न्याय के लिए, जगरिया कर जो जागर लगाते हैं उनसे, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रख लेंगे, तो उनको लिखने की आवश्यकता इतनी ज्यादा है नहीं, इतना आपने ध्यान रखना है। जूलिया कर नदी पुलों पर लिया था, सिरती कर नकद रूप में लिया था, ठीक है, भोटिया व्यापारियों से। यहाँ पर होनी भी लिख लीजिएगा, भोटिया और होनी व्यापारियों से हमने पहले चर्चा किए थे हम जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसीलिए देखो वहां पर, इसलिए हमने उसको डीप देखा ताकि हम प्रशासन को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकें। ये सब चीजें हम कई सारी चीजें वहां पर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उन्हें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। देखो बैकर जो कि अनाज के रूप में लिया था, राखिया कर रक्षाबंधन पर, मांगा कर युद्ध के समय, ठीक है, कटक कर सेना के लिए, ये पूछा गया पहले, इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा गया। सिरती कर पूछा गया किससे लिया था, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिझारी कर पूछा गया, ये महत्वपूर्ण है। ये अति महत्वपूर्ण, तीनों पहले पूछे भी जा चुके हैं। राज सेवकों ने कौन सा कर लिया था, श्यूक कनक कर सौका व्यापारियों से लिया था, मिझारी कर कामगारों से, मौकर घरेलू कर जो था, ठीक है, हाउस टैक्स के रूप में, रौलिया देवलिया जो कि राज परिवार में देवी देवताओं की पूजा हो रही है उसके नाम पर कर, भाग कर घराटों पर लिया था, ठीक है, ये भी पूछा गया है। और साथ ही घी कर घी बेचने वालों पर, और व्यापार और तान कर ये वस्त्र बुनकरों से लिए जाते थे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ये कुछ महत्वपूर्ण कर है, हालांकि कर देखो पूरे 36 है, ठीक है, लेकिन उतना लिखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। अब हमने देखा कि चंदकालीन में प्रशासन कैसा था, राजा सर्वोच्च है, सारी भूमि उसके अंडर में, ठीक है, पूरा प्रशासन वही देख रहा है। हर विभाग अलग अलग था, गुप्तचर व्यवस्था थी, पुलिस व्यवस्था थी, ठीक है, लेकिन उनके लिए किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कत्यूरी काल में हमने देखा था कि वहां पर हर किसी के लिए, ठीक है, जो गुप्तचर थे उनके लिए दो साध्य साधनिक, या फिर दंडपासिक पुलिस अधिकारी थे, दंड नायक महादंड नायक जो न्यायिक अधिकारी थे, ये सब चीजें हमने वहां देखी थी। लेकिन यहाँ जो भी थे उनके लिए कोई विशिष्ट शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको चर्चा नहीं किया। प्रशासन तो होगा ही, पुलिस व्यवस्था होगी, क्योंकि आंतरिक शांति के लिए पुलिस व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है। गुप्तचर विभाग जरूरी है, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था में हमने देख लिया था, न्यायालय बिस्टाली हम पहले लिख चुके हैं, तो वो भी जरूरी है, ठीक है।
सेना राजा के अंडर में ही थी, लेकिन सेनापति क्या होता, बख्शी, ये भी हम लिख चुके हैं। बख्शी के माध्यम से सेना का संचालन होता था, ठीक है। तो वो सब चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है उतना ज्यादा डीप, क्योंकि पूछेगा नहीं वहां से। देखो, प्रशासन से यदि प्रश्न बनता है तो मेंस में बनता है, चंद्रकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर गोरखाकालीन प्रशासन का, ये गोरखाकालीन सैन्य प्रशासन किस तरह कार्य करता था, वो प्रशासन आपको मेंस में काम आता है। यहाँ पर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ पर उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो, चंद्रकालीन कुछ जो परगने इत्यादि थे, तराई माल में परगने थे, या फिर कुमाऊं क्षेत्र में, वो भी इतने ज्यादा यहाँ पर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आप जो आबकारी वाली परीक्षा है, इंटर लेवल की परीक्षा, इतना ज्यादा डीप वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि आज तक भी पूछा नहीं गया है, इसलिए वो भी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं कौन कौन से परगने थे, कहाँ बटे हुए थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लिखना हमारे लिए उचित नहीं है। बाकी देखो, कुछ प्रथाएं थी यहाँ पर, जिसमें डोके की प्रथा थी, जो घास के लिए डोका रखने की प्रथा थी, वो आज भी है, ठीक है। और आपने देखा होगा कुमाऊं क्षेत्र में आज भी महिलाएं जो नाक से लेकर पूरा सर तक का, ठीक है, पिठियां लगाती हैं, वो प्रथा चंद्रकाल से ही चली आ रही है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पिठियां लगाते हैं, ठीक है। और ये सब जो प्रथाएं हैं, ये नेपाल की देन मानी जाती हैं। हालांकि कुमाऊं में प्रचलित है आज, लेकिन ये नेपाल की देन मानी जाती है। तो इतना महत्वपूर्ण ये भी आपके लिए लिखना नहीं है। साथ ही देखो, चंद्रकालीन जो मंदिर इत्यादि कुछ कुछ निर्माण हुए थे, पुनर्निर्माण हुए थे, वो भी हम राजाओं के समय में पढ़ चुके हैं, किसने क्या बनाया था। तो यहाँ पर उसको दोबारा से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से यदि आप देखें, चंद्रकाल शुरू हुआ सोमचंद से लेकर, ठीक है। बीच में भारती चंद, गरुड़ ज्ञान चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मी चंद और कुछ बड़े बड़े शासक आए, ठीक है। बाज बहादुर चंद या फिर जगत चंद। जगत चंद के काल को हमने स्वर्णिम काल के रूप में देखा। कुछ बड़े शासक आए, लेकिन जगत चंद के पश्चात चंदों की अवनति शुरू हुई, ठीक है। सबसे पहले देवी चंद आया। देवी चंद ने हमने देखा किस तरह से उसने राज्य को समाप्त किया, ठीक है। वहां पर गेड़ागर्दी का काल शुरू हो गया, तो गेड़ागर्दी के काल को समाप्त किया कल्याण चंद या फिर डोटी कल्याण चंद ने, ठीक है। तो उसके पश्चात उसका बेटा दीपचंद शासक बना, लेकिन वास्तविक सत्ता जोशियों के हाथ में आ गई। फिर हमने किस तरह देखा कि हर्षदेव जोशी ने पूरा मतलब राजाओं को घुमाते रहा, कुमाऊं पर बैठाते रहा, तो चंदों की अवनति हो गई, पूरी चंद यहाँ से समाप्त हो गए। तो जिस वंश का शुरुआत हुई, पीक पर भी गया और वंश समाप्त भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रकाल। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर ये समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने इसको समझा होगा और याद भी कर लिया होगा। तो रिवीजन करते रहिएगा। 12 जनवरी आपका जो अभ्यास प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है, अभ्यास प्रश्न पत्र, इसके लिए बिल्कुल सीरियसली आप लोग तैयारी करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अभी से इसके लिए सीरियसली आप लोग तैयारी करिएगा बढ़िया से, ठीक है। मतलब ये उद्देश्य केवल आपको रिवीजन करवाना। मेन जो आपकी तैयारी है वो 31 जनवरी के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको इसके जरिए रिवीजन कराना मेरा क्या है, प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी कीजिएगा और होमवर्क आप लोग लिख लीजिएगा। होमवर्क देखो, अगस्त के प्रमुख दिवस, ठीक है, अगस्त के प्रमुख दिवस ये आपने ध्यान रखने। दूसरा जो आप ध्यान रखेंगे, अगस्त के प्रमुख दिवस हो गया। और साथ ही रचनाओं में देखते हैं, रचनाएं हमारी कौन कौन सी हो गई हैं। देखो, पद्य खंड तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। गद्य खंड में आज आप लोग करेंगे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, इनकी रचनाएं आपने करनी है, राहुल सांकृत्यायन की गद्य खंड में। और पुराना आपने रिवीजन करना है, ठीक है, पुराना रिवीजन करना है, ठीक है। और साथ ही देखो, हिंदी में आप लोग ये चीजें तो कर ही रहे होंगे, जैसे तद्भव, तत्सम, देशज, आगत, ये सब पर्यायवाची, ये सब आपने करने हैं। मैं आपको संधि बताऊंगा, ठीक है, हिंदी का विकास बताऊंगा, और हिंदी वर्णमाला और जो विराम चिन्ह है वो, साथ ही
हिंदी, कंप्यूटिंग, पत्र लेखन इत्यादि में सब बताऊंगा आपको। अभी तो देखो पूरा आपके पास 30 दिन का समय है, 30 क्लासें अभी आपको मिलेंगी और ठीक है, और साथ ही 2-2 क्लासें चल रही हैं, तो बहुत तेजी से सिलेबस आपका आगे बढ़ रहा है। अभी 10 जिले बचे हैं, उसके पश्चात जिला तरसन में आपका दूसरी चीज शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी कम से कम 10 क्लासें ही और आएंगी उत्तराखंड की, क्योंकि अभी आपने पंवार वंश पढ़ना है 3 से 4 क्लास, फिर गोरखा काल, फिर आपका ब्रिटिश काल, बस उत्तराखंड खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने जीएस ही पढ़ना है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जब आपका 30 नंबर का 40 नंबर का जीएस उत्तराखंड आना है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग उत्तराखंड बेहतर ढंग से पढ़िए। ठीक है, उत्तराखंड में ज्यादा फोकस आप लोग करिए, और साथ ही हिंदी में आप लोग जो आपको पढ़नी है ना, आप लोग स्वयं से पढ़ते रहिएगा। बाकी जो चीज मैं बताऊंगा आपको जल्द ही बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा आज आपने देखना है भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ नदी घाटी परियोजनाएं, भारत की नदी घाटी परियोजनाएं जो कि भारत की हैं, भारत की। तो आज आपका जो होमवर्क है, एक तो अगस्त के प्रमुख दिवस आपने देखने हैं, राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं आपने याद करनी है, साथ ही पुराना रिवीजन आपको करना है, और भारत की नदी घाटी परियोजनाएं भी आपको याद करनी है, और प्लस भारत के बंदरगाह, भारत की बंदरगाह। देखो ये मैं आपको कराऊंगा भी, लेकिन लास्ट में आपको मैप के जरिए मैं इसको समझाऊंगा। अभी आप लोग थोड़ा बहुत एक मोटा मोटा अनुमान इनका रखिए, कहाँ पर है, कौन सा बंदरगाह कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो बंदरगाहों से प्रश्न बन जाते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं पूछी जाती हैं लगातार, तो इन्हें आपने याद रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, नदी कौन सी है, तो बाकी कुछ मैं भी कराऊंगा बाद में, कुछ आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, यानी कि पहले से पढ़ के रखेंगे तो आपको बेहतर याद होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, होमवर्क अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये भी बताइएगा कि अगली क्लास में परमार वंश की शुरू करूं या फिर पॉलिटी हमें पढ़ना है, तो जो भी आप लोग बोलेंगे वही मैं आप शुरू कर दूंगा। ठीक है, कई सारे बच्चों को लग रहा था कि उन्हें यहाँ पर पॉलिटी पढ़नी है, तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से कल की क्लास में आपको कर दूंगा शेड्यूल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।